जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक डीएसपी शहीद हो गए। सुरक्षा बल को पुलवामा के तारिगाम इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। सुरक्षा बल की गाड़ियां तेजी से छिपे हुए आतंकवादियों के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगी। सुरक्षा बल के जवानों ने अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका जवाब सुरक्षा बल ने भी दिया। सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने सड़क पर ही मोर्चा संभाला हुआ था ताकि आतंकवादी भागने की कोशिश करें तो उन्हें ढेर किया जा सके। लेकिन आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया। उसी घायल जवान को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अमन ठाकुर आगे बढ़े और उन्होंने फायरिंग में घायल सेना के जवान को उठा लिया। इसके बाद अमन ठाकुर घायल जवान को रक्षक वाहन की तरफ लेकर बढ़े, तभी वहां से भागते हुए एक आतंकी ने उन पर फायरिंग कर दी। डीएसपी अमन ठाकुर ने भी आतंकी की फायरिंग का जवाब दिया। डीएसपी अमन ठाकुर की गोली लगने से आतंकी वहीं ढेर हो गया, लेकिन आतंकी की फायरिंग में डीएसपी अमन ठाकुर को भी गोली लग गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि डीएसपी अमन ठाकुर ने ही कुलगाम मुठभेड़ की अगुवाई की थी। हमें अपने बहादुर जांबाज ऑफिसर को खोने का गम भी है और उसकी बहादुरी पर हमें फख्र भी है। शहीद अमन ठाकुर 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्हें शेर कश्मीर वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। और इस वीर जवान की शहादत की खबर जैसे ही जम्मू में उनके घर पहुंची, परिवार के लोगों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। बताया गया कि अमन ठाकुर कुछ दिन पहले ही छुट्टियां खत्म कर ड्यूटी पर लौटे थे और अपने 6 साल के बेटे से जल्द आने का वादा करके गए थे। लेकिन इस बार उनकी शहादत की खबर घर पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अमन ठाकुर के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान! पाकिस्तान! शहीद अमन ठाकुर जम्मू में किराए के मकान में अपने माता पिता, पत्नी और एक बेटे के साथ 7 सालों से रह रहे थे। वहाँ उनकी शहादत पर जहाँ गम का माहौल था, तो वहीं उनकी दिलेरी पर गर्व भी था। इतना खूबसूरत, इतना होनहार लड़का जिसने केएस करके डीएसपी की पोस्ट ली हो, वो कितना कम होगा। और उसको देख के तो लोगों ने अमन ठाकुर की शहादत का बदला पाकिस्तान से लेने की मांग की। हरियाणा के रोहतक में कुछ लोगों ने एक टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट की। बताया गया कि एक आदमी अपनी गाड़ी को बिना पैसे दिए वहां से निकलवाना चाहता था, लेकिन जब टोल कर्मचारियों ने उससे पैसे की मांग की तो उसने अपने कुछ साथियों को वहां बुला लिया, जिसके बाद आरोपियों ने टोल कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस बीच एक आरोपी हाथ में डंडा लिए दौड़ा और टोल कर्मचारी को पीटने लगा। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनमें शामिल एक आरोपी ने जमीन पर गिरे एक डंडे को उठाया, कर्मचारियों की पिटाई करने लगा। हमारे टोल कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने उनके साथ में मारपीट की, झगड़ा किया। टोल प्लाजा पर मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। जिन सफाई कर्मियों के पैर धोकर पीएम ने सम्मान किया, उनसे बात की रवि सिंह ने। हमारे साथ में तमाम वो सफाई कर्मी हैं जिनकी चरण वंदना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपका नाम क्या है? प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, बताइए कि कभी इतना ज्यादा और भी आप सम्मानित महसूस किए थे? कभी नहीं बाबू जी, कभी ना हुआ है। आज तो हमने सपन देख रहे थे कि मोदी जी को हम कभी देखेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं, तो आज स्वयं हमारे चरणों के नीचे आ गए बेचारे, हमारा सम्मान किया और बोले भी कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है भाई। अब बस अपना धीरे से निकल गया। जब पैर धुल, क्या नाम? उरीलाल। कहाँ से आप? संभल। ये बताइए कि जब पैर धुल रहे थे आपके प्रधानमंत्री तो कैसा लग रहा था? मैं ऐसा लग रहा है हम सपना देख रहे हैं। अभी हाँ जी, अभी ये जीवन में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री हमारे चरण धो रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति, ये बताइए ज्योति जी कहाँ से आप? जी छत्तीसगढ़ से। ये बताइए जब प्रधानमंत्री पैर धुल रहे थे तो कैसा लग रहा था? क्या बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा था हमको और मान सम्मान बहुत महसूस हो रहा था। अच्छा, कि अब तो अपने घर जाएंगे तो लोगों को बताएंगे भी? जी बताएंगे, शेयर करेंगे। क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि मतलब हम लोगों का मान सम्मान हुआ है साफ सफाई करने में और बहुत सहयोग मिला है। आप लोग मतलब। आपका नाम क्या है? चौबी। जब घर जाएंगे क्या बताएंगे लोग? क्या बताएंगे कि बहुत अच्छा लग रहा, बड़े हमारे सेवा करा, हमारे चरणन गिरे, धुला, बहुत अच्छा लगे। सब यही बताएंगे अपने गांव में सब लोग से। बस। कभी और मिले थे पीएम से? नहीं, नहीं कभी नहीं। तो ये सपना है? सपना है, देखा है। हमारे चरणन में आएंगे, धुलाई किया, सफाई किया, पहुँचे, बहुत आशीर्वाद। मौका मिलना चाहिए इनको? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, कहे ना मिलना चाहिए।
तो ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिनमें पुरुष और महिला सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी चरण वंदना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनको सम्मानित किया है, इनको अवार्ड से नवाजा है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब जो ये वाकया हुआ वो एक किसी सपने के बराबर रहा है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। संगम तट पर पीएम को पूजा और संकल्प करवाने वाले पुरोहित से बात की हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे ने। किस तरह से आपने पूजा अर्चना कराई है और क्या कुछ संकल्प यहाँ से प्रयागराज की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लिया है? प्रधानमंत्री जी जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र पे आए हैं तो सर्वप्रथम वो चेंजिंग रूम में अपने वस्त्र को बदल करके नहाने की तरफ जैसे ही संगम की ओर बढ़े हैं तो सर्वप्रथम उनको शरीर शुद्ध उनका कराया गया, फिर आचमन करा के आत्मा की शुद्धि कराई गई और स्नान का संकल्प कराया गया। स्नान का संकल्प कराने के बाद में प्रधानमंत्री जी स्वयं अकेले जल में प्रवेश किए और नाभि से ऊपर तक के जल में वो खड़े होकर के उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद में अपने गले से रुद्राक्ष की माला को निकाल करके बड़ी देर तक उन्होंने अपने इष्ट कुल देव का जप किया। जप करने के बाद में वो जल से बाहर आए, फिर वस्त्र बदलने गए। माँ गंगा को भी उन्होंने प्रणाम किया। जब वो जल में खड़े थे तो हमने भी देखा कि वो माँ गंगा को प्रणाम कर रहे थे, सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे थे। हाँ, तो उस समय उनके गले में जो रुद्राक्ष की माला थी वो जप कर रहे थे। जप करने के बाद में वो ड्रेस बदल करके आए हैं। वहाँ पर जीटी जो बनाई गई थी उस पर आसन ग्रहण किया उन्होंने और वैदिक रीति रिवाज से माँ त्रिवेणी का पूजन प्रारंभ हुआ और उन प्रधानमंत्री जी को प्रधान संकल्प कराया गया, क्योंकि कोई भी पूजा पद्धति होती है तो पहले प्रधान संकल्प। क्या संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी? तो उस संकल्प में इस दिव्य भव्य कुंभ में जितने भी 22-25 करोड़ लोग आए, जितने भी संत महात्मा साधु आए, अप्रवासी भारतीय आए, 192 देशों के राजदूत आए, जितने भी अभी उस दिन डेलीगेशन आया उनका विदेशों से, और जितने भी स्नानार्थी, दर्शनार्थी, कल्पवासी, तीर्थयात्री, श्रद्धालुगण, सबका कल्याण हो, सबको दिव्य भव्य कुंभ स्नान करने का संपूर्ण फल की प्राप्ति हो और माँ त्रिवेणी उनको सिद्धि प्रदान करे जिस कामना से वह प्रयाग की धरती पर आए। यूपी के संभल में कांग्रेस के कार्यक्रम के समय कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। कांग्रेस की ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई, लेकिन बैठक के समय ही किसी बात पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो रही थी कि तभी भीड़ में शामिल एक आदमी ने दूसरे आदमी की डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा और भड़क गया। फिर देखते ही देखते बैठक के लिए जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हालांकि बैठक में मारपीट की घटना के बाद कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना। जनपद की बैठक में सत्ताधारी पार्टी के कुछ गुर्गे कांग्रेस के पटके डालकर आए और उन्होंने हंगामा लोगों में शुरू कर दिया। कुछ देर के हंगामे के बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों ने झगड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं को हॉल से बाहर निकाल दिया। फ्रांस के मशहूर फैशन डिजाइनर कार्ल लागरफेल्ड के निधन के बाद उनकी बिल्ली उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक बन गई। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्ल लागरफेल्ड ने अपनी मौत से पहले अपनी पालतू बिल्ली शुपेत को 1385 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति का वारिस बनाया था और उनकी मौत के बाद शुपेत को 1385 करोड़ रुपए मिलेंगे और वो दुनिया की सबसे अमीर बिल्ली बन जाएगी। शुपेत के पास 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की खुद की संपत्ति भी है जो उसने लागरफेल्ड के साथ मॉडलिंग करके कमाई। शुपेत से पहले ब्रिटेन की ब्लैकी दुनिया की सबसे अमीर बिल्ली थी जिसे उसके मालिक की मौत के बाद 65 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। शुपेत अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती है और दुनिया की तमाम सुपर मॉडल उसके साथ फोटो खिंचवाने का मौका तलाशती हैं। लागरफेल्ड की ये सफेद बिल्ली सोशल मीडिया पर भी मशहूर है। इंस्टाग्राम पर उसके 2.5 लाख और ट्विटर पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। तमिलनाडु में चेन्नई के पोरूर इलाके में कार पार्किंग में लगी आग में 170 से ज्यादा गाड़ियां जल गई। बताया गया कि पार्किंग एरिया में जलती सिगरेट फेंके जाने से सूखी घास में आग लगी और कुछ ही देर में आग ने पूरी पार्किंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जबकि पार्किंग के आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग लगने की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन हवा तेज होने से आग और तेजी से फैली, जबकि धुआं फैलने से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक पार्किंग में खड़ी 170 से ज्यादा गाड़ियां जल गई।
ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेतावनी दी है कि एक कैटेगरी के सभी चैनल्स को साथ रखा जाए और एक चैनल एक ही जगह दिखाई दे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्राई ने ये कदम कई शिकायतें मिलने के बाद उठाया है। हाल ही में ट्राई के नए नियम लागू हुए हैं जिनके तहत लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक ही तरह के चैनल्स को साथ न रखने के चलते लोगों को चैनल नहीं मिल रहे हैं। साथ ही एक से ज्यादा जगह एक चैनल के दिखाई देने से रेटिंग्स में भी काफी फर्क पड़ता है। लोगों ने ट्राई को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद ट्राई ने ये निर्देश दिया है। डीटीएच और केबल टीवी पर पसंदीदा चैनल चुनने की गहमागहमी के बीच टेलीकॉम सेक्टर की निगरानी करने वाली संस्था ट्राई ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। ट्राई के नए निर्देशों के मुताबिक हर ब्रॉडकास्टर को दिखाए जाने से पहले अपने चैनल का जेनर बताना होगा और ये जेनर धार्मिक, मनोरंजन, इंफोटेनमेंट, किड्स, मूवीज, म्यूजिक, न्यूज और करंट अफेयर, स्पोर्ट्स या मिसलेनियस में कोई भी हो सकता है। चैनलों को उनके जेनर के हिसाब से ग्रुप करना होगा, यानी एक जेनर के सभी चैनलों की लिस्ट एक साथ होनी चाहिए। ट्राई के मुताबिक हर डिस्ट्रीब्यूटर किसी चैनल को एक यूनिक नंबर देगा जिसमें 1 साल तक कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। ट्राई ने कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर अपने चैनल का जेनर बदलते हैं तब उस चैनल का यूनिक नंबर बदला जाएगा और चैनलों की लिस्ट में उसकी जगह भी बदली जाएगी। ट्राई को शिकायत मिली थी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एक ही चैनल को 2 अलग जेनर का बताकर 2 जगहों पर दिखा रहे थे। अगवा लड़की के परिजनों ने हंगामा किया। एमपी की सीहोर में एक लड़की के अगवा होने से गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। यूपी के उन्नाव में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान अजीत कुमार के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। झारखंड के गुमला में पुलिस ने मुठभेड़ के समय 3 नक्सलियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत से फिर सबूत मांगे और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की बात कही। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम के तहत भारी संख्या में लोग दिल्ली के इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। 2 दिन तक चलने वाले न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट को आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। असम में जहरीली शराब से 143 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम सरकार का इस्तीफा मांगा। जीएसटी काउंसिल ने बन रहे मकानों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% किया, जबकि किफायती मकानों पर जीएसटी की दर को 8% से घटाकर 1% कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक टोल प्लाजा के बाहर खुलेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोप लगाया कि मुरैना सुमावली से कांग्रेस विधायक एदल सिंह कंझाना के बेटे राहुल कंझाना अपनी कुछ गाड़ियों को बिना पैसे दिए वहां से निकलवाना चाहते थे, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मचारियों के पैसे मांगने पर वो उन पर भड़क गए और अपने साथियों के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच उनमें एक आदमी ने पिस्तौल निकालकर टोल प्लाजा के दफ्तर की तरफ फायर कर दिया। इसके बाद उसके साथ मौजूद दूसरे लोगों ने भी हवा में कई गोलियां चलाई। कुछ देर तक फायरिंग करने के बाद सभी हमलावर वापस लौटने लगे, लेकिन तभी एक आदमी ने आगे बढ़कर दोबारा फायर किया। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से वहाँ हड़कंप मच गया, जिसके बाद घबराए हुए कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। करीब 5-6 गाड़ियाँ आई, उसमें से 15-20 लोग निकले में हथियार के और उन्होंने यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया। पुलिस अभी प्रथम दृष्टया जो पूरी घटना को सीसीटीवी में और जो देखा उसको देखते हुए हमने एफआईआर दर्ज की है, नामजद एफआईआर रजिस्टर की है। वहीं इस घटना के बाद बेहद डरे टोल प्लाजा कर्मचारियों ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाड्रा ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी के कब्जे में लिए गए दस्तावेजों की एक कॉपी उन्हें दी जाए। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस भेजा था। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा कि जब तक ईडी उनके घर से लिए गए दस्तावेज की कॉपी नहीं सौंपती, ईडी उन्हें पूछताछ के लिए न बुलाए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 2 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर रुपयों के लेन देन को लेकर वहां के कर्मचारियों से मारपीट की है। आरोपी की मारपीट करने वाले लोगों में एक आदमी ने तेल भरवाने के बाद रुपए देने से इनकार कर दिया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर अचानक पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और वहां लोगों की गाड़ियों में तेल भर रहे कर्मचारियों से मारपीट करने लगे।
इस बीच 3 लोगों ने कर्मचारी को घेर लिया और उसे कई बार डंडे से पीटते नजर आए। इस बीच कर्मचारी ने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग उसे डंडों से मारते रहे, जिसके बाद एक महिला बीच बचाव करने के लिए वहाँ पहुँची और मारपीट कर रहे लोगों को रोकने में जुट गयी। इस बीच महिला ने एक आदमी के हाथ में मौजूद झाड़ू को छीन लिया, जिससे वो मारपीट कर रहा था। इसी बीच 3 आदमी हाथों में डंडा लेकर एक दूसरे कर्मचारी के पीछे दौड़ते भी नजर आए। साथ ही हम पे टूट पड़े लाठी डंडों से। अच्छा, उसके बाद हमने अपना बचाव किया। मारपीट में कुछ पेट्रोल पंप कर्मचारी जख्मी हो गए, जिनमें कुछ के हाथों की हड्डी टूट गई तो कुछ के हाथों में पट्टी बंधी दिखाई दी। राजधानी एक्सप्रेस अब अपना सफर तय समय से 1 घंटा पहले पूरा कर लेगी। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन में कुछ बदलाव किए हैं, जिनसे ट्रेन की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे जल्द ही राजधानी एक्सप्रेस में 2 इंजन लगाने की शुरुआत करेगी। ऐसा करने से ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और वो तय समय से 1 घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। ये इंजन ट्रेन के आगे और पीछे यानी दोनों छोर पर लगाए जाएंगे। दोनों छोर पर लगे इंजन एक केबल के जरिए जुड़े होंगे और एक साथ काम करेंगे। इससे ट्रेन को खींचने के लिए इंजन को आगे पीछे करने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही ट्रेन में 2 और एसी कोच भी लगाए जा सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। रेलवे ने 13 फरवरी को दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में 2 इंजन लगाकर ट्रायल किया था और ट्रेन तय समय से 1.5 घंटे पहले पहुंची। मध्य प्रदेश के सतना में स्कूल बस से जुड़वा बच्चों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चों का शव यूपी के बांदा में यमुना नदी में मिला। इस मामले में गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी पदमकांत शुक्ला बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं का करीबी था। नेता अक्सर पदमकांत शुक्ला के घर आते जाते थे। आरोप है कि पदमकांत शुक्ला के बीजेपी और आरएसएस नेताओं से करीबी की वजह से प्रशासन भी उससे डरता था। वहीं इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रमुख सचिव गृह मलय श्रीवास्तव और डीजीपी वीके सिंह को तलब करते हुए दोनों को फटकार लगाई। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दोनों बच्चों के शव यूपी के बांदा में मिलने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। तो वहीं बीजेपी ने दोनों बच्चों की हत्या के बाद आज सतना बंद बुलाया है। इस मामले में पुलिस पर लग रहे लापरवाही के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही ताकि आरोपियों को जल्द सजा हो सके। और ये पूरी कार्रवाई में आपको बता दूं कि सब यूपी का ही था, मोस्टली ये सब वहीं पे रहे थे, तो हम यूपी पुलिस की मदद से कार्रवाई कर रहे थे, अधिकांश यूपी में ही, और सफलता जरूर प्राप्त हुई है। ये बहुत दुखद बात है कि हम बच्चों को नहीं बचा पाए, लेकिन पूरा प्रयास हुआ है पुलिस का। यहाँ पीएचक्यू से जो भी हेल्प हो सकती थी वो हुई है। इस बीच रीवा रेंज के आईजी चंचल शेखर ने भी दावा किया कि मुख्य आरोपी पदमकांत शुक्ला का नेताओं से संबंध था। मैंने ये बताया कि जो मुख्य आरोपी, जो पूरा घटना का मास्टरमाइंड है, पदम शुक्ला उर्फ राम करण शास्त्री, निवासी चित्रकूट सदगुरु आश्रम के सामने, इसका छोटा भाई विष्णुकांत उर्फ छोटू बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। इसने जो घटना में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया है, मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट की जगह रामराजी लिखा हुआ है और बोलेरो गाड़ी पे बीजेपी का झंडा है। नहीं तो विष्णुकांत का तो कोई योगदान नहीं है। विष्णुकांत का तो कोई योगदान नहीं है। विष्णुकांत का कोई योगदान नहीं। तो अभी हमारे पूरे इसमें भी अभी तक नहीं, तो जो पदमनाथ है वो हो सकता है, जो हो सकता है बजरंग दल का ना हो। हमने यही बोला, हमने तो साफ साफ आपको बोल रहे हैं कि पदम का छोटा भाई क्षेत्रीय संयोजक है। हम यही पुलिस वालों से पूछना चाहते हैं, उन्हीं अधिकारियों से, ये बताओ, आपने आश्वासन दिया था कि वो जिंदा बच्चे लौट करके आएंगे, लेकिन उनकी जान चली गई। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश का मामला है। उनकी डेड बॉडी तो मिली है उत्तर प्रदेश में। अब बांदा पुलिस को, चित्रकूट पुलिस को और दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उस माँ बेटे के दोनों जुड़वा बच्चों की जान कैसे चली गई। मध्य प्रदेश के सतना में स्कूल बस से अगवा किए गए 2 जुड़वा बच्चों के शव यूपी के बांदा में यमुना नदी से बरामद किए गए। इन जुड़वा भाइयों को 12 दिन पहले 2 नकाबपोश बदमाशों ने अगवा कर लिया था, लेकिन पहचाने जाने के डर से बदमाशों ने दोनों बच्चों के हाथ पैर बांधकर उनको नदी में फेंक दिया था। जिसके बाद बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस की टीमों ने दोनों बच्चों के शवों को बरामद किया। बच्चों की हत्या की खबर मिलने के बाद उनके पिता फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे लोगों को समाज में रहने का एक भी हक नहीं है। ऐसे नरपिशाचों को तुरंत सख्त से सख्त
मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मेरे बच्चों की जो बलि हुई है ये बेकार न जाए। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस बीच पुलिस के गुस्से से बचने के लिए कुछ लोग दुकानों के बीच छुप गए, लेकिन पुलिस ने उनको भी नहीं छोड़ा। इससे पहले दोनों बच्चों को अगवा किए जाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें 2 बदमाश चलती बस में पिस्तौल के दम पर बच्चों को अगवा कर ले जाते दिखे थे। जिसके बाद से ही यूपी और मध्य प्रदेश पुलिस की टीमें बच्चों को तलाशने में जुटी थी, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए प्रदेश में गुंडाराज के शुरू होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश शांति का टापू था, अपराध का महाद्वीप बन गया। सीएम कमलनाथ ने भी पलटवार किया और प्रदेश में बढ़ते अपराधों का ठीकरा पिछली बीजेपी सरकार पर ही फोड़ दिया। ये जो 30 दिन बाद क्राइम बढ़ गई, इसका मतलब गवर्नमेंट बदली तो क्राइम बढ़ने लग गया। ये जो पुलिस की व्यवस्था थी, क्राइम कंट्रोल की व्यवस्था थी, जो चौपड़ थी, ये उसका परिणाम। यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी बताते हुए अपनी सरकार को क्लीन चिट दे दी। उसके बॉर्डर का इशू है मध्य प्रदेश की, और इस तरह की गैंग जो है उत्तर प्रदेश में जमाने से चलती आ रही, जो फिरौती के लिए बच्चों के और बाकी बड़े लोगों का भी अपहरण करते हैं। इस बीच पुलिस ने दोनों बच्चों की हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ यूपी के भी हैं। यूपी के आगरा में कारोबारी की पत्नी और उसकी 2 बेटियों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। तीनों के शव मकान के बाथरूम में मिले। इस बात का पता तब चला जब कारोबारी रोहित ने अपनी पत्नी को कॉल किया। फोन नहीं उठाने पर कारोबारी अपने मकान पर पहुंचा तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक कोशिश के बाद भी जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो कारोबारी पड़ोस में रहने वाले लोगों की मदद से मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, जहां बाथरूम में तीनों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गुमला में 3 नक्सली ढेर। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिराया, जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली गुज्जू गोप और विकास शामिल हैं। चेन्नई के पोरूर इलाके में एक अस्पताल के सामने प्राइवेट पार्किंग ग्राउंड में भीषण आग लगने से करीब 170 गाड़ियां जलकर राख हो गई। यूपी के संभल में लोकसभा चुनाव की बैठक के समय कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस बीच वहां जमकर लात घूंसते चले। नवी मुंबई के सानापाड़ा में एक दुकान में बेचे जा रहे पाकिस्तानी मसालों को जलाकर एमएनएस ने पाकिस्तानी सामानों की बिक्री का विरोध किया। ओडिशा के मयूरभंज से वन विभाग की टीम ने 16 फीट लंबे एक अजगर को बचाया। मुंबई नासिक हाईवे पर मौजूद एक तबेले में आग लगने के बाद 200 भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के समय एक महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला को प्लेटफॉर्म पर गिरता देख आरपीएफ का एक जवान दौड़कर वहां पहुंचा और महिला को ट्रेन के नीचे जाने से बचा लिया। बाद में आरपीएफ के कुछ कर्मचारियों ने जान बचाने वाले जवान का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया, उसे सम्मानित किया। अरुणाचल प्रदेश में पीआरसी यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मुद्दे पर कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। राजधानी ईटानगर में पीआरसी के विरोध में लोगों ने उप मुख्यमंत्री चोबना मेन के मकान में तोड़फोड़ करने के साथ ही आग लगा दी और बड़ी तादाद में जुटकर उप मुख्यमंत्री के मकान की ओर कूच किया। वहां पहुंचकर गुस्साए लोगों ने मकान के गेट पर लगे ताले को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की और फिर जोर जोर से गेट को आगे पीछे करके हिलाने लगे। कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री चोबना मेन के मकान के गेट का ताला टूट गया और लोग अंदर घुस गए, जिसके बाद उन्होंने मकान की खिड़कियों के शीशों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पीआरसी का विरोध करने के लिए मकान में आग भी लगा दी। यही नहीं, मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और फिर इन प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और वहां खड़ी गाड़ियों पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पीआरसी के विरोध की आग में ईटानगर के कई इलाके जलते दिखे, जिनमें फिल्म फेस्टिवल की गाड़ियां भी नहीं बच पाईं और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भी जला दिया, जबकि रास्ते में खड़ी एक बस को कुछ लोगों ने मिलकर सड़क पर गिरा दिया। तोड़फोड़ और आगजनी के अलावा गुस्साए लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए कुछ जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। राजस्थान के अजमेर में कुछ लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की। बताया गया कि सामान की खरीदारी को लेकर गुस्साए लोगों का इस आदमी से झगड़ा हो गया
और वो सरेआम उसे पीटने लगे। इस बीच 5 आरोपियों में 3 आरोपियों ने उसके थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद बाकी 2 ने भी उससे मारपीट की। इस बीच पिट रहा आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा, लेकिन इन लोगों ने उसे फिर पकड़ा और एक लड़के ने अपनी चप्पल से उसकी पिटाई की। इस मारपीट में आदमी जख्मी हो गया। तो अजमेर में लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। सरेआम एक लड़के की यहां पर पिटाई की गई और लड़कों ने उस आदमी को घेर लिया और पिटाई करने लगे। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद खरीदारी को लेकर के हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी दिखाई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने खास फैशन शो का आयोजन किया। इस बीच रैंप पर चलने वाले एक मॉडल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने और ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ मॉडल ने भी रैंप पर वॉक किया। इस फैशन शो को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी वहां पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। इस फैशन शो के लिए ड्रेस डिजाइन करने और मॉडल्स के मेकअप का काम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने ही किया। अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम लोग अपनी ही ड्रेस बना रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अपने ड्रेस पहले से खुद बनाते थे, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। ये फैशन शो दूसरे लोगों को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की काबिलियत के बारे में बताने और उनके लिए अपना नजरिया बदलने के मकसद से आयोजित किया गया था। ये लोग निकल कर आएंगे, ये अपना ट्रेंड बना सकेंगे, अपना एक जगह बना सकेंगे। तो इसके ही एक प्रतिफलन के लिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। एक प्रोग्राम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के कई लोगों को ड्रेस डिजाइनिंग, मेकअप और दूसरी कई चीजों की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो अपनी जिंदगी का स्तर सुधार सके। ओडिशा के मयूरभंज में वन विभाग की टीम ने 16 फीट लंबे कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। कोबरा सांप एक पेड़ से लिपटा हुआ दिखा था जो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद 16 फीट लंबे इस कोबरा सांप को देखने के बाद इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे पकड़कर घने जंगलों के बीच छोड़ा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये कोबरा सांप जो कि एक पेड़ से लिपटा हुआ था, इसका रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ये एक मकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग कर्मी वहां पर पहुंचे, आप देख सकते हैं। दरअसल ये 16 फीट लंबा कोबरा सांप था। प्रयागराज में पीएम ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर चरण वंदना की। पीएम वहां चल रहे कुंभ मेले में सफाई कर्मियों, पुलिस वालों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित करने पहुंचे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, जिसके लिए एक पंडित ने गंगा के किनारे पर पीएम को पहले मंत्रोच्चार के बीच पूजा करवाई। इसके बाद पीएम गंगा नदी में उतरे और उन्होंने वहां डुबकी लगाई। स्नान के बीच ही पीएम ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर मंत्र पढ़े और परिक्रमा की। पीएम के नहाने के समय वहां मंत्रोच्चार होता रहा। संगम में डुबकी लगाने के बाद पीएम ने गंगा नदी के किनारे आरती भी की। पीएम ने वहां मौजूद पंडितों को दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो कुंभ में ही बने एक पंडाल में पहुंचे, जहां 5 सफाई कर्मियों को कुर्सियों पर बैठाया गया था। वहां पीएम ने उन 5 सफाई कर्मियों की चरण वंदना की, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक-एक कर सभी सफाई कर्मियों के पैर धोए और फिर एक सफेद तौलिए से उन्होंने सभी सफाई कर्मियों के पैरों को पोंछा। फिर पीएम उठे और पास ही एक टेबल पर पड़े अंगवस्त्र लाकर सभी सफाई कर्मियों को पहनाया। इसके बाद वो कुछ देर तक उन्हीं सफाई कर्मियों के पास बैठकर बातें करते रहे। पीएम ने सफाई कर्मियों की चरण वंदना को अपनी जिंदगी का अहम पल करार दिया। जिन सफाई कर्मी भाइयों और बहनों के चरण धुलकर मैंने वंदना की है, वो पल मेरे साथ जीवन भर रहेगा। ऐसे ही मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। सफाई कर्मियों की चरण वंदना के बाद पीएम कुंभ में बने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां मंच पर यूपी के सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और तमाम नेता मंच पर पहले से मौजूद थे। पीएम के आने के बाद वहां कुंभ में सफाई कर्मियों के योगदान पर बना एक वीडियो भी दिखाया गया। स्वच्छ कुंभ और स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो कर्मठ सफाई कर्मचारी और स्वच्छाग्रही हैं। इसके बाद पीएम ने सबसे पहले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और फिर नाविकों और सुरक्षा कर्मियों को भी सम्मानित किया। जिन सफाई कर्मियों के पैर धोकर पीएम ने सम्मान किया, उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि सिंह ने। हमारे साथ में तमाम वो सफाई कर्मी हैं जिनकी चरण वंदना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपका नाम क्या है? प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, बताइए कि कभी इतना ज्यादा और भी आप सम्मानित महसूस किए थे? कभी नहीं बाबूजी, कभी ना हुआ है। आज तो हमने सपन देख रहे थे कि मोदी जी को हम कभी देखेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं। तो आज स्वयं हमारे चरणों की
नीचे आ गए बेचारे, हमारा सम्मान किया और बोले भी कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है भाई। अब बस अपना धीरे से निकल। जब पैर धुल, क्या नाम? लाल। कहाँ से आप? संभल। ये बताइए कि जब पैर धुल रहे थे आपके प्रधानमंत्री तो कैसा लग रहा था? मैं ऐसा लग रहा है हम सपना देख रहे हैं। हाँ, अभी हाँ जी, अभी ये क्या जीवन में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री हमारे चरण धो रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति, ये बताइए ज्योति जी कहाँ से आप? जी छत्तीसगढ़ से। ये बताइए जब प्रधानमंत्री पैर धुल रहे थे तो कैसा लग रहा था? क्या बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा था हमको और मान सम्मान बहुत महसूस हो रहा था। अच्छा, कि अब तो अपने घर जाएंगे तो लोगों को बताएंगे भी? जी बताएंगे, शेयर करेंगे। क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि मतलब हम लोगों का मान सम्मान हुआ है साफ सफाई करने में और बहुत सहयोग मिला है। आप लोग मतलब। आपका नाम क्या है? चौबी। जब घर जाएंगे क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि बहुत अच्छा लग रहा, बड़े हमारे सेवा करा, हमारे चरणन गिरे, धुला, बहुत अच्छा लगे। सब यही बताएंगे अपने गांव में सब लोग से। बस। कभी और मिले थे पीएम से? नहीं कभी नहीं। तो ये सपना है? सपना है, देखा है। हमारे चरणन में आएंगे, धुलाई किया, सफाई किया, पहुँचे, बहुत आशीर्वाद। मौका मिलना चाहिए इनको? बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, कहे ना मिलना चाहिए। तो ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिनमें पुरुष और महिला सफाई कर्मचारी हैं जिनकी चरण वंदना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनको सम्मानित किया है, इनको अवार्ड से नवाजा है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब जो ये वाकया हुआ वो एक किसी सपने के बराबर रहा है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें पहले की तुलना में जीएसटी कम देना होगा। जीएसटी परिषद ने बन रहे मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को 8% से घटाकर 1% करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया। रियल एस्टेट सेक्टर को जो हम एक बहुत बड़ा बूम देना चाहते हैं और मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास, उन सब की हाउसिंग सस्ते दाम पे उनको मिले, ये प्रयास करना चाहते हैं। ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा। यूपी के संभल में अचानक एक ट्रैक्टर में आग लग गई। इस ट्रैक्टर में सूप लदा हुआ था जिसमें अचानक आग लगने से सूप जलने लगा और उसमें धुआं उठता दिखाई दिया। इस बीच ट्रैक्टर के जलने की खबर मिलने पर वहां आसपास रहने वाले लोग जमा हो गए। आग को बुझाने की कोशिश की गई, काफी देर तक मशक्कत की गई। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। तो संभल में ट्रैक्टर में आग लग गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि राहत की बात ये रही कि समय रहते ट्रैक्टर से लोग निकल गए थे और किसी को इसमें नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सूप से लदे हुए ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई और इसके बाद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार छा गया। आग काफी भीषण थी और इस बीच जैसे ही लोगों को खबर लगी, लोग इकट्ठा हो गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के सिरोही में एक टैंकर के पलटने के बाद उसमें लदे खाने वाले तेल की लूट मच गई। बताया गया कि करीब 25,000 लीटर तेल से लदा ये टैंकर एक मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गया था, जिसके बाद उसमें लदा तेल तेजी के साथ बहने लगा। कुछ ही देर में तेल सड़क किनारे बने गड्ढे में भर गया, जिसकी खबर मिलने पर वहां पहुंचे लोगों में तेल की लूट शुरू हो गई और लोगों ने अपने अपने बर्तनों में तेल भरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और जिसको जो मिला उसी में तेल भरने लगे, जबकि कई लोगों ने बड़े बड़े डिब्बों में तेल भर लिया और उनको बाइक में लाद कर घर ले गए। यही नहीं, एक तो वहाँ आदमी पानी की सप्लाई वाले टैंकर को ही ले आया और पानी खींचने वाले इंजन को एक मोटे पाइप से जोड़कर टैंकर में तेल भरने लगा। हालांकि पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक लोग सड़क किनारे फैले पड़े तेल को भरकर घर ले जाते रहे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर आए एक शातिर चोर ने कैश काउंटर में रखे 85,000 रुपए पर हाथ साफ कर फरार हो गया। हालांकि चोर की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे की नजर से नहीं छिप सकी। चोरी की घटना का पता लगते ही पेट्रोल पंप मैनेजर ने इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप का कार्यालय है, उसमें गया,
सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और उसके बाद वहाँ उसके द्वारा कुछ रुपयों की चोरी की गई। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। खिलाड़ियों के चयन में फर्जीवाड़े के पर्दाफाश के बाद बीसीए यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सीओएम ने मेंस सिलेक्शन कमेटी को भंग करने और डीपी त्रिपाठी को निलंबित करने संबंधी कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। साथ ही सीओएम ने सीईओ को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में बीसीए अध्यक्ष गोपाल बोहरा ने सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह के दिए गए जवाब पर चर्चा के बाद इस मामले को समाप्त करने का फैसला लिया है। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चुनौतियों को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ आज दिल्ली में बैठक करेंगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 42 देशों में तैनात भारतीय दूतावास के अधिकारी शामिल होंगे। पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। मुंबई के पास रायगढ़ में एक खाद्य तेल कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से ही इमारत के ऊपर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि इलाके में भी काला धुआं फैल गया और इमारत की पहली 4 मंजिलों से आग की लपटें तेजी से निकलने लगी। इमारत में फैल रही आग को देखकर वहां हड़कंप मच गया, जिसकी खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। इस बीच वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने इमारत के अलग अलग हिस्सों में लगी आग को पानी की तेज धार से बुझाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद खाद्य तेल कंपनी की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ।